नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का हम लोग सामान्य ज्ञान देख रहे थे और आइए इसे आगे से शुरू करते हैं। पीछे हमने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, ये इसी का अगला पार्ट है और इसमें यहाँ से शुरुआत होती है। पीछे हमने पर्यटन का क्षेत्र देखा था, पर्यटन क्षेत्र में इको टूरिज्म जोन कौन कौन से थे। अब यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा विभाजन किस प्रकार से किया गया है उसे देखना है। तो देखिए, इसके अतिरिक्त पीछे जो हमने क्षेत्र देखे थे वो तो पीछे कवर हो चुके हैं। यहाँ पर पर्यटन विभाग ने निवेश एवं क्षेत्र की जो गतिविधियाँ हैं उनका चिन्हीकरण करके यहाँ जो आधार बनाया गया है वो कैसा है, निवेश और जो यहाँ की गतिविधियाँ हैं उसके आधार पर चिन्हित किया गया है। पूरे प्रदेश को 5 पर्यटन भागों में या 5 जो पर्यटन जोन हैं उनमें बांटा है। कौन कौन से हैं? तो एक तो भोपाल क्षेत्र है, इसके बाद ग्वालियर है, जबलपुर है, खजुराहो और इंदौर। ये जो जोन आप देख रहे हैं इनकी टोटल संख्या कितनी है? 5। इन्हें याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार ये प्रतिवर्ष प्राप्त हुए हैं, तो इस मामले में ये राज्य आगे है। इसी क्रम में आप देख लीजिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जैसे कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2017 में जो मुख्यमंत्री थे यहाँ ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें राज्य का प्रतिनिधि माना जाता है, तो जितने भी पुरस्कार आदि होते हैं उन्हें दिया जाता है, मतलब रिसीव करने वाले व्यक्ति वही होते हैं। तो यहाँ पर MP का मतलब जो है ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को 10 पर्यटन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और इसमें हॉल ऑफ फेम का भी जो अवार्ड है वो भी दिया गया था। तो ये पीछे की बात है, इसमें जो करंट अफेयर का मुद्दा है उसे अटैच कर लीजिएगा, मतलब 2021 के संदर्भ में। उसके बाद देखिए, श्रेष्ठ पर्यटन राज्य, इसका पुरस्कार ये राज्य को कई बार मिला है, मतलब लगातार ये 3 साल जीतता रहा है, तो ये लगातार जीत रहा है, यही महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ जीवता लिखा हुआ है, जीतता होगा, ठीक है। देखिए, MP टूरिज्म बोर्ड के द्वारा कॉफी टेबल बुक तथा सिंह चिन्ह युक्त जो सूचिका है, सूचिका का मतलब यहाँ सुई नहीं है, अनुक्रमणिका मतलब जिसे आप इंडेक्स कहते हैं, तो उसको भी श्रेष्ठता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और सर्वश्रेष्ठ विरासत संपत्ति का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो देवबाग और जो ग्वालियर है उसको दिया गया है। यहाँ तक आपने देखा, राज्य की धरोहर संपदाओं का सरकारी और निजी क्षेत्रों में बंटवारा किए जाने के बाद की जो स्थिति है उसे भी देखना है। निजीकरण करना ये सरकार का आजकल मेन उद्देश्य हो गया है। तो निजी क्षेत्र को दी गई जो धरोहरें हैं उनके नाम हम देखेंगे और वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के अधीन जो धरोहरें हैं उनको हम देखेंगे। तो इन्हें एक क्रम से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्योटी फोर्ट जो रीवा का है, रॉयल होटल जबलपुर का, विजय राघवगढ़ कटनी वाला, श्योपुर का गढ़ यानी किला, ये श्योपुर का हो गया, नरवर शिवपुरी, नरवर दुर्ग शिवपुरी, उसके बाद लुनेरा की सराय मांडू और बलदेवगढ़ का किला टीकमगढ़। ये जो आप देख रहे हैं ये प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है, मतलब ये जो धरोहरें हैं मध्य प्रदेश राज्य की ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई हैं। जबकि सरकार के पास जो शेष है उन्हें देख लीजिएगा, तो महेंद्र भवन जो पन्ना का है वो अभी सरकार के पास है, मोती महल ग्वालियर का ये भी अभी राज्य सरकार के अधीन है, इसे आपने देखा। इसके अतिरिक्त अजयगढ़ रेस्ट हाउस जो है ये भी पन्ना का है, क्षेत्र याद रखिएगा, तो ये भी भारत सरकार या जो राज्य सरकार है उसके अधीन है, लेकिन जो निजीकरण वाला हिस्सा है उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो भारत सरकार के द्वारा खजुराहो जो क्षेत्र है उसको FCI की स्वीकृति प्राप्त है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा पर्यावरण कैबिनेट गठित करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। खजुराहो की मूर्तिकला ये जो खजुराहो है इसे मूर्तिकला का तीर्थ भी कहा जाता है। मूर्तिकला या जो शिल्प कला है उसके तीर्थ के तौर पे खजुराहो को जाना जाता है। इसके बाद ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है, भारत में स्थित जो बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा है वो सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ तक हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जो कि परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। अब आइए इसे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उन्हें सारणीबद्ध किया गया है, अर्थात स्थलों के नाम आप देख रहे हैं। पहले स्थल का नाम है, उसके बाद वो स्थल किस स्थान पर है अर्थात उनकी लोकेशन आपको बतानी है, और उसके बाद यहाँ पर लोग क्यों जाते हैं, क्यों पर्यटन के क्षेत्र से ये महत्वपूर्ण है, तो वो हम लोग देखेंगे, अर्थात विशेषताओं का यहाँ ब्यौरा दिया गया है। सबसे पहले है महाकालेश्वर, ये उज्जैन में है, ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के उनमें से एक है, तो इसलिए ये दर्शनीय स्थल है और धार्मिक स्थल है। इसके बाद भैरवगढ़ का मंदिर भी है, ये भी फेमस है, और भर्तृहरि की गुफाएं, राजा भर्तृहरि की जो गुफाएं हैं वो भी यहाँ पर फेमस है। तो इन क्षेत्रों को देखने के लिए महाकालेश्वर जाना चाहिए। और महाकालेश्वर आप ये है कहाँ पर इसकी लोकेशन, तो उज्जैन में। इसके बाद ओंकारेश्वर को देख लीजिएगा, यहाँ पे ओंकारेश्वर नहीं होगा, ओंकारेश्वर होगा, भगवान शिव का ये भी ज्योतिर्लिंग है, आप जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह भी एक है, और खंडवा वाला जो क्षेत्र है वो इसका माना जाता है। इसके बाद माहेश्वर है, ये खरगोन में है, शिवलिंग यहाँ पर है, भगवान शिव का जो पूज्य स्थल है वो यहाँ पर विराजमान है। इसके अलावा सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है वह भी यहाँ दर्शनीय है, उसे भी देखने के लिए लोग जा सकते हैं। इसके बाद मांडू स्थान का नाम है और ये क्षेत्र कौन सा है, ये धार जिला है। जहाज महल यहाँ का फेमस है, रानी रूपमती का महल आप देख सकते हैं, जामा मस्जिद देख लीजिए, हिंडोला महल देख लीजिए, ये सब चीज़ें यहाँ देखने लायक। भोपाल में राजधानी क्षेत्र, तो यहाँ पर स्थान भोपाल ही है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ताजुल मस्जिद, इसका असल में नाम ताज उल मस्जिद है, ठीक है, तो इसे सही कर सकते हैं आप, उल अलग रहेगा।
जामा मस्जिद, भारत भवन, मानस संग्रहालय, खासतौर पे यहाँ का जो म्यूजियम है वो काफ़ी ज़्यादा दर्शनीय है, उससे बीते हुए इतिहास और मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती। इसके बाद भीमबेटका, ये तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है पूरा पाषाण काल का। तो इसमें आप देखते हैं कि गुफा चित्र, उस समय का मनुष्य किस प्रकार का जीवन यापन करता था, ये दीवारों पर बने हुए चित्रों से जानकारी प्राप्त होती है। और चित्र किस प्रकार के हैं, तो ये आखेट और पशुओं के शिकार से जुड़े हुए हैं। यूनेस्को का ये विश्व धरोहर स्थल है, आप जानते ही हैं। रायसेन जिला इसकी लोकेशन है। इसके बाद चलते हैं सांची की ओर। तो सांची, ये रायसेन वाला क्षेत्र यहाँ तक आपने देखा। उसके बाद सांची, ये भी रायसेन लोकेशन इसकी है। बौद्ध स्तूप यहाँ पे है। सांची का स्तूप सबसे बड़ा है भारत में। भारत में जितने भी बौद्ध स्तूप स्थित हैं उनमें सबसे बड़ा सांची का स्तूप है और अशोक के समय का ये है, ये आप जानते ही हैं। बाद में इसकी रिपेयरिंग का काम हुआ। इसके चारों ओर जो एक लकड़ी का आवरण बनवाया गया या घेरा बनवाया गया, वो अलग चीज़ है। इसके बाद पंचमढ़ी को देखिएगा तो पंचमढ़ी क्षेत्र जो है, यहाँ वर्षा की तादाद ज़्यादा होती है। यहाँ जो वर्षा का स्तर है, औसत वार्षिक वर्षा, वो 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो अच्छा खासा ये आर्द्रता युक्त क्षेत्र है और घने वन है। होशंगाबाद इसका क्षेत्र है। यहाँ पर धूपगढ़ की जो चोटियाँ हैं वो स्थित हैं। चौरागढ़ है, बड़े महादेव हैं, जटाशंकर, जटाशंकर मतलब ये भी भगवान शिव का ही है। पांडव गुफा है। ऐसा माना जाता है कि पांडव जो थे अपने वनवास के समय में यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसके बाद भेड़ाघाट की ओर चलते हैं। देखिए, जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें आप देखेंगे कि रामायण में चाहे महाभारत में ये जो बीच का खांडोवन टाइप का स्थान था, या आप इसे दंडकारण्य कह सकते हैं। खांडोवन तो उधर वाली स्थिति हो जाएगी। खासतौर पे दंडकारण्य और ये जो मध्य प्रदेश यानी मध्य भाग था, विंध्य के आसपास का जंगली एरिया, ये काफ़ी कटीले वन हुआ करते थे, दुर्गम क्षेत्र था। और यही कारण था कि यहाँ विंध्याचल पर्वत और कटीले वनों का पूरा आवरण होने की वजह से उत्तर भारत की जो सभ्य आबादी थी, ये सभ्य लोग इसलिए कहे जाते थे क्योंकि यहाँ संस्कार और संस्कृति का विकास पहले होता है। ये दक्षिण की ओर नहीं जाते थे या जाना नहीं चाहते थे। उन्हें यह लगता था कि इधर का इलाका जो है ये दुर्भेद्य है और इधर जाकर कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर कुछ जो आबादियाँ रहती थी उनमें पिछड़ापन अधिक था। और अब आप देख रहे हैं कि दक्षिण में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है। इन्होंने अपनी तरक्की एकदम अच्छी वाली की है और उत्तर भारत इनकी तुलना में पिछड़ रहा है। तो ये समय की बात है। फिलहाल ये स्थितियाँ थीं। तो आप इसमें देखते हैं कि रामायण और महाभारत जो महाकाव्य हैं हमारे देश के, यानी हिंदू धर्म के विशेष रूप से और साहित्य के क्षेत्र में, तो उसमें आप देखेंगे कि भगवान राम का जो वनवास का इलाका था, मतलब 14 साल का उन्होंने वनवास गुजारा था, तो उसमें जो 13 वर्ष थे वो इन्हीं घने जंगलों में भटकते हुए, मतलब ये अयोध्या से प्रस्थान करते हैं और धीरे धीरे दक्षिण की ओर जाते हैं। तो रास्ते में ये घने जंगल पड़ते हैं और यहीं पर ये अपना निवास स्थान बनाते हैं। मतलब 12-13 साल के लिए जो पंचवटी नाम का स्थान है वहाँ पे अपना डेरा डालते हैं। तो ये घने जंगल आश्रय हुआ करते थे। असल में जंगल रहने के लिए जो साधु संन्यासी हैं उनको चाहिए, तो जो उत्तर का क्षेत्र था यानी हिमालयी एरिया था, जंगल वहाँ भी थे, लेकिन वो ठंडा क्षेत्र था, दुर्गम था। उसकी तुलना में दक्षिण वाला जो विंध्य क्षेत्र था ये ज़्यादा आसान पड़ता था। तो यहाँ वाली जो कथाएँ हैं वो ज़्यादा आती हैं। अब देखिए, इसके बाद अमरकंटक, भेड़ाघाट, इन सबको देख लेते हैं। तो यहाँ पर भेड़ाघाट की अगर बात की जाए तो जबलपुर में है। धुआंधार प्रपात यहाँ पे देखना ही देखना है आपको, क्योंकि इसको देखे बिना अगर आप मध्य प्रदेश खासतौर पे जबलपुर से लौट आएँ तो ये बड़ी ही बेवकूफ़ी होगी। नर्मदा नदी यहाँ इतनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरती है और इतने वेग के साथ गिरती है कि जब नीचे पानी इनका ज़मीन को स्पर्श करता है यानी चट्टानों पर रगड़ खाता है तो पूरा धुएं जैसा वातावरण वहाँ पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं आग सुलगा दी गई है और भयंकर धुआं उठ रहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अमरकंटक, अनूपपुर, तो यहाँ पर नर्मदा, सोन और जोहिला नदी जो है इनकी जन्मस्थली है। अमरकंटक का क्षेत्र, यहीं से नर्मदा भी निकलती है, सोन भी निकलती है और जोहिला नदी भी यहीं से निकलती है। यहाँ पर अगर जलप्रपातों की बात की जाए तो कपिलधारा और दुग्धप्रभा है। इसे आप देख रहे हैं, ये दुग्धधारा है असल में। तो कपिलधारा और दुग्धधारा जो जलप्रपात है वो यहाँ पर स्थित है। व्हाइट सफारी को देखिएगा तो सफ़ेद बाघों के लिए मुकुंदपुर में इसको बनवाया गया है। सतना जिला इसकी लोकेशन है। खजुराहो ये छतरपुर वाला है। कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर का मतलब ये काशी विश्वनाथ की बात नहीं हो रही है, ये खजुराहो वाले क्षेत्र का है। 64 योगिनी है और पार्श्वनाथ मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर ये चंदेलों के समय का है ऐसा माना जाता है। ओरछा को देख लीजिए, निवाड़ी जिला इसकी लोकेशन है। रामलला मंदिर और जहांगीर महल यहाँ की विशेषता है। तो ये ऐसे स्थल हैं, ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें कि देखने के लिए इन क्षेत्रों में जाना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ खोजकर्ताओं के नाम दिए हैं। तो ये खोजकर्ता किस चीज़ के हैं? ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए, बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं को खोजने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं डोंगरफील्ड और इन्हें खोजा गया था 1818 में। तो बाघ की गुफाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें जितनी भी गुफाएं हैं उनके अंदर विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो जो पहली गुफा है वो गृह गुफा है, ठीक है। जो पहली बाघ की गुफा है, ये गुफाओं का समूह हुआ करता था, तो उसमें जो पहली है वो गृह गुफा है। उसके बाद जो दूसरी है वो पंच पांडु गुफा है। तृतीय जो है ये हाथी खाना है और चतुर्थ जो है ये रंगमहल है, जबकि पंचम जो है ये पाठशाला है। इस प्रकार से इनका डेवलपमेंट हुआ है, ये आपने देखा। इसके बाद अब हिल स्टेशन देख लेते हैं। लोगों को हिल स्टेशन और पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर पर्यटन करने का बड़ा ही शौक होता है, तो मध्य प्रदेश राज्य इस मामले में काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर अगर हिल स्टेशन देखा जाए तो पंचमढ़ी बहुत ही स्वर्गीय स्थिति दिखाता है। यहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, आर्द्रता युक्त वातावरण हमें ये आभास दिलाता है कि हम कहीं किसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आ गए, ऐसी स्थितियाँ महसूस होती हैं, ठीक है। तो पंचमढ़ी को देखिए, पंचमढ़ी यहाँ का मूल हिल स्टेशन है।
होशंगाबाद जिले में पिपरिया के पास, ये जो पिपरिया है इसके पास स्थित जो स्थान है, ये 5 गुफाओं का समूह होने के कारण पंचमढ़ी कहलाता है। यहाँ पे देखिए बड़ी लिखा हुआ है, पंचमढ़ी कहलाता है। ठीक है, पांडवों ने अपने वनवास का 1 वर्ष यहाँ पर बिताया था, जबकि इसे पुरातत्वविद जो है ये बौद्ध काल का मानते हैं। तो बौद्ध काल की अगर बात की जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय हम लोग देखते हैं। उस समय अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, इनकी जानकारियाँ, ये जो 16 महाजनपद है इनका ब्यौरा देती है। तो पांडवों का समय उसी आधार पर ये मैच कराया जाता है कि उसी समय का रहा होगा। ये सब मानी हुई बात है, कोई प्रमाण नहीं है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो ऊंचाई वाला स्थान है वह भी यहीं पर स्थित है, और इसीलिए इस पर्यटन स्थल को रूफ ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ के जो मूल दर्शनीय स्थल है, पंचमढ़ी के बारे में हम लोग परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें आप हांडी खो वैली को देख सकते हैं, चोरागढ़ है, जम्बू द्वीप है, मधुमक्खी झरना है, इसके अलावा डचेस प्रपात है, रीछ गिरी है, जटाशंकर की गुफाएं हैं, प्रियदर्शनी घाट है, राजेंद्र गिरी है, अप्सरा प्रपात है, रजत प्रपात है, पांडव गुफा है, हारपर गुफा है, भरत मीर की गुफाएं हैं, सरदार गुफा, द्रौपदी कुटीर, भीम कोठरी, रोमन कैथोलिक चर्च, ये सब यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो पांडवों के काफ़ी अच्छे खासे साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। इसे आप देख रहे हैं। असल में पांडव दुर्योधन के गुप्तचरों से छिप रहे थे, और छिपने के लिए उन्हें कोई ऐसा निर्जन स्थान चाहिए था जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। तो ऐसे इलाके में ये रहकर अपना वनवास काट सकते थे, और इसी कंडीशन में ये पहुँचते हैं पंचमढ़ी। यहाँ पे घने वनों का पूरा कुंज रहता है, तो इसमें आराम से वो शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने लगते हैं। लेकिन जो 13वां वर्ष इनके पूरे वनवास का होता है, जिसे कि अज्ञातवास कहा जाता है, उसमें इन्हें फिर वहाँ से पलायन करना पड़ता है, और ये जाकर राजस्थान का जो राजस्थान और गुजरात का जो पूरा एरिया कवर करने वाला विराटनगर था, उस इलाके में जाकर छिप जाते हैं। मत्स्य देश में ये आश्रय लेते हैं अपना रूप बदलकर। वो अलग बात है, लेकिन इनका अधिकतर समय यहाँ पर गुजरा था, तो इसे आपने देखा। इसके बाद अब अमरकंटक को देख लीजिएगा। तो यह राज्य का दूसरा हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी जितना खूबसूरत तो नहीं, लेकिन इसकी भी खूबसूरती कुछ कम पीछे नहीं है। अनूपपुर जिले का यह क्षेत्र पहले त्रिगदा पर्वत कहलाता था, और नर्मदा की यह जन्मभूमि है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नर्मदा जोहिला, यहाँ पे जाहिला लिखा है, जोहिला होगा, ठीक है। जोहिला और सोन नदियों का ये मायका है, मतलब नर्मदा, जोहिला और सोन नदियाँ यहीं से पैदा होती हैं। नर्मदा, जोहिला और सोन नदियों का मायका अमरकंटक है, और इसके अलावा ये जो है ये शीतलता से युक्त रहता है गर्मी में भी। कारण क्या है, नदियाँ जब जहाँ से भी निकलेंगी तो पानी जहाँ भी रहता है वहाँ ठंडक रहती है, ये आपने महसूस किया होगा। तो ये जो तीनों नदियाँ हैं ये इस इलाके को शीतलता देती हैं। यहाँ से बहुत सारे जलप्रपात भी उद्गम हुआ है उनका, तो इस वजह से ठंडक रहती है। जैसे आप कपिल धारा को देख रहे हैं, दुग्ध धारा को देख रहे हैं, सोनमुड़ा है, माई की बगिया है, इसके अलावा भृगु ये कमंडल है। यहाँ पे भृगु कमंडल होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, भृगु कमंडल। भृगु एक ऋषि थे, उनके कमंडल से निकली हुई धारा है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद पुष्कर डैम है, ये सब दर्शनीय स्थल है। 2005 में इसे पवित्र नगरी घोषित किया गया था, ये एक बड़ी बात है। और अमरकंटक को पवित्र धार्मिक महत्व के कारण मध्य प्रदेश का तीर्थराज कहा जाता है। वैसे घोषित भारत का तीर्थराज जो है वो प्रयागराज इलाहाबाद है, मतलब पूरे भारतवर्ष में अगर तीर्थराज का नाम आएगा तो वो प्रयागराज। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ का जो तीर्थराज है वो अमरकंटक है। एक कहावत है प्रयागराज के बारे में कि गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ रामलीन अवतार। तो ये श्रेष्ठता जताने का तरीका है। तो यहाँ पर तीरथ कौन बड़ा है, प्रयाग बड़ा है। अब इसके बाद देखिए अमरकंटक के दर्शनीय स्थलों में नर्मदा का उद्गम, नर्मदा कुंड जो कहा जाता है, सोनमुड़ा, माई की बगिया, इसके अलावा चरणोदक कुंड। चरणोदक कुंड मतलब यहाँ पे भगवान के चरण पड़े थे तो वो चरणामृत बन गया है जगह, मतलब वो पानी चरणामृत बन गया है, ऐसा माना जाता है। दुग्धधारा, कपिलधारा, वंगेश्वर मंदिर, इसके अलावा कार्तिकेय मंदिर, कर्ण मंदिर, जलेश्वर महादेव, ये सब जो टेम्पल और स्थान है वो यहाँ पर स्थित है। अब इसके बाद चूंकि यहाँ पर एक जिक्र हुआ था कि पवित्र शहर घोषित किया गया है, जो अमरकंटक वाला इलाका है इसे पवित्र नगरी घोषित किया गया है। तो अब हमें जानना होगा कि मध्य प्रदेश में 12 जो पवित्र शहर हैं वो कौन कौन से। देखिए इनके नाम दिए हुए हैं। अमरकंटक को आपने देखा ही, उसके अलावा मैहर भी, ये पूरा क्षेत्र जो है ये अगर देखा जाए तो ये आल्हा उदल की वीरता का क्षेत्र है, उनके शौर्य की ये गाथा गाता है। और यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित एक मैहर देवी है जो कि शारदा भवानी है, और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, लोग चढ़ते चढ़ते बेहाल हो जाते हैं। फिलहाल चित्रकूट है, इसके बाद महेश्वर है, ओरछा, मूलताई, मंडला, पन्ना, उज्जैन, दतिया, सलकनपुर और ओंकारेश्वर। ये टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। और ये 12 जो है ये पवित्र शहर हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर एक नक्शा बना हुआ आप देख रहे हैं, इसे जरा सा जूम कर लीजिए। देखिए ये 2018 का आंकड़ा है तो उसको जाने दीजिए। यहाँ जो स्थल आपने देखे, यहाँ 2018 में जो पर्यटक आए थे उनका आंकड़ा दिया हुआ है कि 6.93 करोड़ आए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है सरकार के प्रयासों से। लेकिन जो कोविड का दौर था उसमें पर्यटन को बहुत धक्का लगा था, तो ये एकदम से कम हो गया था। तो ये डाटा महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है जो नक्शा आप देख रहे हैं। इस नक्शे में आप उन स्थानों को देखेंगे जिन्हें कि आपने पीछे नाम के तौर पर देखा है। तो देखिए इसमें महाकालेश्वर, आपको ये पूरा मध्य प्रदेश राज्य का नक्शा है, इसे तो आप पहचान ही रहे हैं आराम से। देखिए अमरकंटक इसमें कहाँ पे है, रंग चेंज कर दिया जाए तो हरे की जगह पे कौन सा ले, लाल ले लेते हैं। देखिए
यहाँ पे अमरकंटक ये बॉर्डर पे आपको दिखाई दे रहा है। ये है आपका व्हाइट टाइगर सफारी, सफ़ेद बाघ का यहाँ पे संरक्षण किया जाएगा। ये चित्रकूट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये खजुराहो वाला स्थान है, इसे आप देख लीजिए। ये चंदेरी है। इसके बाद ये महाकालेश्वर आप देख लीजिए। महाकालेश्वर ये ज्योतिर्लिंग वाली जगह है। ये राजधानी क्षेत्र है भोपाल, यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं हैं, भोपाल से थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। ये सांची के बड़े वाले स्तूप का स्थान है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये रहा पंचमढ़ी, यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा का स्तर है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी अच्छी खासी वर्षा होती है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि किसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में घुस आए हैं। उसके बाद यहाँ पे मांडू को आप देख रहे हैं, यहाँ माहेश्वर है। तो ये सब स्थान हैं जिन्हें कि आपने पीछे नाम के साथ देखा था, वहाँ यहाँ पे आप देखने वाले हैं नक्शे के साथ। तो इसे देखने के बाद अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदू धर्म स्थल दिए हुए हैं कुछ, इन्हें देख लेते हैं। पीताम्बरा पीठ है, महेश्वर है, कादमगिरी है, इस प्रकार से। ये कामदगिरी है असल में। देखिए पीताम्बरा पीठ ये दतिया में स्थित माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीठ कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि ये एक शक्तिपीठ है। जो शक्तिपीठ होते हैं वहाँ पे देवी की मूर्तियाँ या देवी के जो विग्रह होते हैं वो स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर जो देवी माँ है उनका नाम बगलामुखी है और ये हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक और तांत्रिक स्थल है। यहाँ पे तंत्र मंत्र की भी साधना की जाती है। इसके बाद माहेश्वर को देख लीजिएगा। तो महेश्वर आपने अभी नक्शे में ऊपर देखा है, जरा सही से नक्शे को ले आते हैं इधर। महेश्वर आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ पे है? ये रहा। तो महेश्वर यहाँ देखिएगा, ये खरगोन जिला पड़ता है। नर्मदा नदी के तट पे ये स्थान स्थित है और इसका प्राचीन नाम माहिष्मती था। बाहुबली को मत याद करिएगा, ये माहिष्मती ये ऐतिहासिक हो गया। और उसके बाद देखिए इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है और इसकी स्थापना रानी अहिल्याबाई ने की थी। अहिल्याबाई के बारे में हमने पीछे देखा है, काफ़ी ज़्यादा ये प्रजापालक और दयालु रानी थी। यहाँ पर भवानी माता का मंदिर है, अहिलेश्वर शिवालय है। अहिलेश्वर शिवालय जो कि भगवान शिव और माता भवानी की परम भक्त थी, तो ये रोज़ वहाँ पर पूजा करने के लिए जाती थी। इसके बाद राजवाड़ा है, यहाँ आप देख रहे हैं, वाणेश्वर शिवालय है। इसके बाद विठा जी की छतरी है, विट्ठल जी की छतरी असल में है। उसके बाद राजराजेश्वर शिवालय है, कालेश्वर है, जालेश्वर है। ये वाणेश्वर को आप देख रहे हैं, पंढरीनाथ है, विश्वनाथ है। इसके बाद मंगतेश्वर शिवालय आपको दिखाई देगा। भर्तृहरि की गुफा है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है, अहिल्या संग्रहालय है, होलकर वंश के जो छत्रियाँ हैं वो सब यहाँ पे दर्शनीय स्थल के तौर पे दिखाई देती है। तो ये सब दर्शनीय स्थान है जो कि आप माहेश्वर में जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हिंदू धर्म स्थलों की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में अगली चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कामदगिरी, ये सतना जिला में पड़ता है। चित्रकूट तीर्थ स्थल का ये सबसे मुख्य भाग है और इसे कामदगिरी कहा जाता है। और यहाँ पे भगवान कामदनाथ इनका मंदिर है। जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो इस पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा का अपना ही महत्व माना जाता है, उससे माना जाता है कि मनोकामना आदि पूरी होती है। इसके बाद इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ दादाजी का दरबार आपको दिखाई दे रहा है। तो खंडवा में इसकी लोकेशन है और ये महान संत दादाजी की समाधि स्थल के तौर पर देखा जाता है। 52 गाजा को देख लीजिए। तो ये बड़वानी जिले में 52 गजा पहाड़ी है और भगवान आदिनाथ की यहाँ पर 72 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए, मतलब प्रतिमा स्थित है, तो उसी के लिए विख्यात है, जाना जाता है। और यहाँ पे ऋषभनाथ की भी प्रतिमा है। तो जैन जो तीर्थंकर हैं उनसे इनका संबंध है और प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक इनका होता है। जैसे पीछे आप देखते हैं इतिहास में कि जो बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा है दक्षिण भारत में, श्रवण बेलगोला वाले स्थान पे, तो उनका महामस्तकाभिषेक होता है 12 वर्ष में। ठीक वैसे ही कुछ नकल करके यहाँ भी होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेमावर, नर्मदा तट पर ये देवास जिले में पड़ता है और नेमावर ये हिंदुओं का तीर्थस्थल है। प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला लगता है, तो मेला भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। नेमावर का मेला कहा जाता है। इसके बाद रूणिजा को देख लीजिए। तो बड़नगर का जो रूणिजा है ये तेजाजी महाराज से संबंधित पवित्र स्थान है और यहाँ भी मेला लगता है, इस प्रकार की कंडीशन। इसके बाद ओंकारेश्वर, भोजपुर, इन सबको देखना है। तो ओंकारेश्वर ये ओम की आकृति वाला स्थान है, मतलब जो अक्षर होता है, धार्मिक अक्षर होता है ओम, उसकी आकृति वाला ये स्थान है। और 12 में से जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। नर्मदा तवा के संगम पे ओंकार मानधाता मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है और यहीं पर ममलेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है। तो इस प्रकार से छोटे बड़े शिवलिंग तो मिलते रहते हैं, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे यूपी में आप चले आइए तो यहाँ पे विश्वनाथ जी का है, उसी प्रकार से यहाँ पे ओंकारेश्वर है, मानधाता वाला इलाका है। भोजपुर को देखिएगा। तो भोपाल के निकट जो भोजपुर है, एक भोजपुर बिहार में भी है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भोजपुर है ये राजा भोज के द्वारा स्थापित किया गया है और वो वाला जो बिहार वाला भोजपुर आप देखते हैं वो कुंती जी के मतलब माता कुंती जो पांडवों की माता थी उनके पिता थे राजा भोज, मतलब वो कुंती भोज उनका पूरा नाम था। तो उन्हीं के नाम पे कुंती का नाम कुंती पड़ जाता है, वैसे प्रथा रहता है, और वही भोजपुर नाम का नगर बसाते हैं। तो वो अलग चीज़ है, वो पीछे का है, ये बाद का है। आप देख रहे हैं कि राजा भोज के द्वारा इन्हें स्थापित किया गया था। और यहाँ पर विशाल शिवलिंग स्थापित है, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है, उसकी आकृति काफ़ी बड़ी है। और ऐसा कहा जाता है ये बड़ा भी ऐसा वैसा नहीं है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शिवलिंग है ऐसा माना जाता है। तो ये अपने आप में बहुत विशेष बात है। इसके बाद नोहटा को देख लीजिएगा। गुरहिया बेरसा नदी का जो संगम है
यहाँ पे बसा हुआ नोहटा कभी चंदेलों की राजधानी हुआ करती थी। चंदेलों के बारे में हमने पीछे इतिहास में देखा है, तो उनका ये कभी राजधानी क्षेत्र हुआ करता था। और अब यह शिव मंदिर और जैन मंदिर के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो साबुत बच गए हैं, समय के साथ वो ध्वस्त हो गए हैं, तो उनके जो ध्वंसावशेष हैं उसके लिए ये फेमस है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मंदसौर को देखिएगा आप, उसके बाद चित्रकूट दिखाई देगा। तो मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर था, दशपुर भी कहा जाता था, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, बड़ा श रहता है, ठीक है। तो दशपुर था और यहाँ पर भारत का प्राचीनतम पशुपतिनाथ मंदिर है। अभी नेपाल को मत याद करिएगा, ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये भगवान शिव का मंदिर है और ये मंदसौर में स्थित है। ऐसा ही एक पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये घुरैल पहाड़ी ब्यावरा पे भी स्थित है। तो ऐसा आप देख रहे हैं। चित्रकूट को देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिए थे, ऐसा माना जाता है। मतलब ये बच्चे का अवतार लेकर यहाँ पर जन्म लेते हैं। ये कहानी है, कहानी यहाँ आवश्यक नहीं है। और उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना की ये जन्मभूमि भी है, जिन्हें कि आप रहीम दास कहते हैं। इसके बाद मितावली को देख लीजिएगा। तो मितावली जो है ये मुरैना जिले में है, लोकेशन भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। प्राचीन काल में इसे तांत्रिक क्रिया का विश्वविद्यालय कहा जाता था। इसे जो तांत्रिक क्रिया होती है, तंत्र मंत्र की साधना होती है, कापालिक क्रिया होती है, उसका केंद्र माना जाता था। प्रतिहार राजाओं ने मुरैना से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार राजा थे, उन्होंने मुरैना से 45 किलोमीटर दूर रिठोरा क्षेत्र में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। 64 योगिनी मंदिर ये भी काफ़ी फेमस है। हालांकि वयस्क जो व्यक्ति हैं वही जाकर इस मंदिर को देख सकते हैं, ये बच्चों के देखने लायक जगह नहीं है, ठीक है। तो 64 योगिनी मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया था। कारण क्या है उसका आप सस्पेंस में मत रहिएगा, मतलब बच्चे उसे समझ नहीं पाएंगे, उसके मूल भाव को समझ नहीं पाएंगे। तो वयस्क होने का मतलब ये है कि आपकी बुद्धि पूरी तरह से विकसित है, ठीक है। उसके बाद देखिए नई दिल्ली के संसद भवन का जो स्थापत्य है वो इसी मंदिर के स्थापत्य से प्रेरित लगता है। अब ये संसद भवन कौन वाला है जो अभी प्रोजेक्ट विस्टा के अंतर्गत बन रहा है, वो वाला है या पुरानी वाली संसद का आधार है, ये कहा नहीं जा सकता, फिलहाल इसे देखिए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ग्यारसपुर का नाम आता है। ग्यारसपुर इसको कहा जाता है, ये विदिशा के क्षेत्र में आता है या विदिशा के पास में है। प्राचीन मंदिरों के अवशेष के लिए जानी जाती है और यहाँ से 10वीं शताब्दी का जो अभिलेख है और वैष्णव मंदिर की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख में महेंद्रपाल चामुंडराय तथा शिवगढ़ की जानकारी प्राप्त होती है। चामुंडा राज जो है उनकी जानकारी प्राप्त होती है। चामुंडराय तो दक्षिण भारत में चलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे महेंद्रपाल, चामुंडा राजा और जो शिवगढ़ क्षेत्र है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। हिंगलाजगढ़ को देख लीजिएगा। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हिंगलाज राज्य संरक्षित स्मारक है, राज्य का संरक्षित स्मारक है, ये इसका कहने का मतलब है। यहाँ पर एक किले का अवशेष है, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कचहरी महल, सूरज पोल, कटारा पोल, पाटन पोल और सूरजकुंड ये सब स्थापत्य हैं। और गुप्त काल से लेकर, इसका समय देखिएगा, गुप्त काल से लेकर 14वीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो ये स्थान अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक शक्ति पीठ के रूप में गौरी के विभिन्न रूपों, सप्त मातृकाओं की एकाकी प्रतिमाएं, तांत्रिक पूजाओं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। अपराजित, वैनायकी, कात्यायनी, भुवनेश्वरी सब देवी के नाम हैं। जो महाविद्याएं होती हैं ना, 10 महाविद्याएं, तो उनमें से ये नाम है। महाविद्या जो है ये देवी पार्वती के ही अलग अलग रूप हैं। जब देवी पार्वती को क्रोध आता था तो उनका जो विराट स्वरूप था वो माँ काली का स्वरूप कहलाता था। और माँ काली के शरीर से जो तेज पुंज छिटकते थे वो महाविद्या के रूप में सामने आते थे। तो जो लोग तंत्र साधना करते हैं, शमशान साधक होते हैं, वो महाविद्या को साधते हैं ताकि जो महाविद्याएं हैं वो उनके लिए मनचाहा कार्य करवा सके। तो देखिएगा इसमें बगुलामुखी आपको दिखाई दे रही है, अर्धनारीश्वर शिव, इसके अलावा लकुलिश, सदाशिव, नटराज, ये सब प्रमुख हैं। इसके अलावा अतिरिक्त यहाँ पे आप जैन जो स्थान है उन्हें भी देख लीजिएगा। तो जो जैन इसमें तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चंद्रप्रभु, इन लोगों की जैन मूर्तियाँ अर्थात इनकी जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ से मिला है, इसे ध्यान दीजिएगा। जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उन्हें नाम के साथ याद करना है, इतना है इसमें। उसके बाद आप जैन धर्मस्थल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पावागिरी है, ये खरगोन जिले में स्थित है। दिगंबर जैनों का स्थल है। दिगंबर जैन कौन से होते हैं? जो कि महावीर स्वामी के एकदम बताए हुए सिद्धांत पर चलते हैं। मतलब जैसे महावीर स्वामी अमल करते थे, जैसे वो शिक्षाएं देते थे, उससे रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होते हैं। और इनका मानना है कि चारों दिशाएं या 10 दिशाएं जो है वही हमारा वस्त्र है और इसीलिए ये कपड़े नहीं पहनते। हालांकि अब जो वर्तमान में जैनों की पूरी कम्युनिटी है उसमें अगर देखा जाए तो इनकी तादाद बहुत कम है, रेयर है। जैन मंदिर कुल मिलाकर 99 हैं। और उसके बाद पुष्पगिरी को देख लीजिएगा। तो देवास के निकट जो सोनकच्छ नाम का स्थान है वहाँ पे जैन तीर्थ है। गोमट गिरी को देख लीजिएगा, गोमत गिरी भी इसको कहा जाता है। तो इंदौर में स्थित एक जैन तीर्थ है और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ महावीर स्वामी, आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि के भव्य मंदिर और विहार निर्मित हैं। मंगलगिरी को देखिए तो सागर में स्थित जैन तीर्थ है ये। मुक्तागिरी को अगर आप देखें तो बैतूल जिले में स्थित जैन तीर्थ है। लगभग 52 मंदिर यहाँ से प्राप्त होते हैं और कुछ जो है वो चट्टानों के अंदर काट कर बनाए गए। तो पहले के समय में कोई बढ़िया औजार नहीं हुआ करते थे, लोग उसे जो छेनी हथौड़ी होती थी उसी से काट कर बनाते थे। तो चट्टानों को काट कर गुहा मंदिर बनाना ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके साथ साथ आप सोनागिरी को देख रहे हैं। तो दंतिया जिला जो है, जहाँ दंतवक्र नाम का दैत्य अपना निवास करता था, पीछे हमने पुराण और जो कथाएं हैं उसमें देखा है। तो दतिया जिले में सोनगिरी भी एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ के तौर पर देखा जाता है। और मजे की बात यह है कि ये हिंदू तीर्थ स्थल भी है।
इसके बाद पिसनहारी की मढ़िया, ये आप देख रहे हैं। पिसनहारी का मतलब क्या होता है? जो चक्की पीसने वाली महिला होती है उसको पहले के समय में पिसनहारी कहा जाता था। ठीक है, तो पहले के समय में हाथ से जो जाता होता है उसको घुमा घुमा कर गेहूं का आटा या जो भी आटा पीसना होता था वो सब दरा जाता था, पीसा जाता था। कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चक्की नहीं होती थी कि जिसमें डाल दिया और वो आटा दे देगी आपको, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये बहुत मेहनत का काम होता था, इसीलिए प्रतिदिन का पूरा एक सिस्टम होता था जिसमें कि ग्रामीण महिलाएं या जो भी घर की महिलाएं होती थी वो गेहूं लेकर बैठ जाती थी या जो भी अनाज उन्हें बनाना होता था उस दिन, और गीत गा गा के उस जाते पर उसको पीसती थी, और पीसने के बाद जो तैयार होता था उससे फिर भोजन पकाती थी। ये उनकी रोज की दिनचर्या होती थी। जीवन इतना आसान नहीं होता था। तो यहाँ पर ये पिसनहारी की जो मड़िया है ये भी ऐसी ही एक स्त्री की है। और यहाँ आप देख लीजिए कि दिगंबर जैन ग्रंथ का एक प्रसिद्ध जो दिगंबर जैन पंथ है, यानी दिगंबरों का पूरा समुदाय है, उसका ये प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी माना जाता है। यह जो जैन मंदिर है, यहाँ आप देख रहे हैं, यह जो जैन मंदिर है यह अपने वास्तुकला और जो वास्तुशिल्प की सुंदरता है उसके लिए जाना जाता है। यह 600 साल पुराना पर्यटन स्थल है, ऐसा माना जाता है। तो पिसनहारी की मढ़िया, असल में ये जो महिला थी ये पिसनहारी थी और उसी का ये पूरा जो मढ़िया वाला क्षेत्र था वो जाना जाता था। बाद में ये जैन तीर्थ के तौर पर विकसित होता है। कैसे विकसित होता है उसकी लंबी कहानी है, यहाँ जिक्र करना आवश्यक नहीं है, जितना काम का है उतना ही देखिए। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ मंगलनाथ का मंदिर है, गोपाल मंदिर है, महाकाल मंदिर है, ये क्रम से देखते हैं। तो उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर जो है ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, और इस केंद्र पर हिंदुओं का वैदिक जो आर्यजन होते थे उनको भूगोल की शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार की बातें हैं। गोपाल मंदिर ये उज्जैन में स्थित है। विश्व का एकमात्र ये श्री कृष्ण मंदिर है जहाँ पर श्री हरि विष्णु और हर मतलब हरि और हरि मतलब भगवान विष्णु के बारे में कहा जा रहा है और हर मतलब महादेव के बारे में कहा जा रहा है। तो इनको प्रतिवर्ष यहाँ पे आके मिलना होता है, ऐसी परंपरा है, ये मान्यता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हरि और हर आकर यहाँ पर एक हो जाते हैं। महाकाल मंदिर को अगर आप देखें तो उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर वही महाकालेश्वर ही है। महाकाल आप कह सकते हैं, महाकाल भगवान शिव का ही पर्याय है। तो महाकालेश्वर मंदिर ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। गुफा मार्ग से यह मंदिर काशी से जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है। और उज्जैन के राजा महाकाल यहाँ पे हैं, ऐसी मान्यता है। और कोई भी मंत्री यहाँ पे रात्रि में विश्राम नहीं करता, अन्यथा उसकी कुर्सी छिन जाती है। ये एक चीज़ है। मतलब कोई भी मंत्री का मतलब समझ रहे हैं। अब आज के समय को अगर देखा जाए तो कोई राजा रजवाड़े तो रहे नहीं, और न ही कोई इस प्रकार के मंत्री और प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। अब जो राजनीति वाले मंत्री हैं उन्हीं की बात हो रही है। मतलब कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति अगर रात के समय आकर यहाँ सो जाता है तो जो भगवान महाकालेश्वर है वो नाराज हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और ये भी मान्यता है कि वो नाराज हो जाएंगे तो फिर उसकी जो सत्ता है वो छिन जाएगी। मतलब उनका ये कहने का तात्पर्य है कि रात में भी जगकर जनता की सेवा करो, जगे रहो। ऐसी ही कुछ मान्यता काशी क्षेत्र में भी है, यानी वाराणसी जो है, यहाँ कहा जाता है कि रात में कोई भी व्यक्ति अगर खुद भूखा न रहना चाहे तो वो भूखा सोएगा नहीं। मतलब उसके पास अनाज का एक दाना न हो और जेब में 1 रुपया न हो तब भी वो भूखा नहीं सो सकता, ऐसी मान्यता है। रात में देवी अन्नपूर्णा स्वयं आकर उसको भोजन करा जाती है, ये कहा जाता है, कहानी है। तो वैसे ही कुछ कहानियाँ यहाँ भी हैं। अब इसके बाद देखिए शारदा मंदिर, तो मैहर की जो शारदा भवानी है उनके बारे में कहा जा रहा है, ये है। और यहाँ पर आल्हा उदल जो थे ये पुष्प अर्पित करने के लिए आते थे। ये दोनों भाई थे और यहाँ पे पट खोलने का जो साक्ष्य है वो भी दिखाई देता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि मतलब आल्हा उदल की जो आत्मा है वो यहाँ पर आती है, उनकी अगाध आस्था थी देवी में, और ये मंदिर में आते हैं, पट खोलते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को देख लीजिएगा, तो मंदसौर में शिवना नदी के तट पर स्थित यह मंदिर प्रतिवर्ष शिवना नदी में अपने उत्प्लावित जल से अपने शिवलिंग का अभिषेक करवाता है। कहने का मतलब यह है कि नदी का जो जल है वो बाढ़ की तरह से उमड़ता है और उसके बाद आकर इस शिवलिंग पर अपने जल का अभिषेक करता है और फिर वापस लौट जाता है। ठीक है, उसके बाद ये तुरंत उतर जाती है। इसके बाद भगवान शिव की यहाँ पे अष्टमुखी प्रतिमा है। चतुर्भुज शिव का क्रमशः बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था, इसको इसमें दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जिनके बारे में चमत्कार वाली कहानियाँ अपने देश में विख्यात हैं और ये लोगों की प्राचीन मान्यता है। जैसे कि आपको बिजली महादेव का जो मंदिर है कुल्लू क्षेत्र में दिखाई देगा। बिजली महादेव जो है उन पे कहा जाता है कि एक निश्चित तारीख का जो समय होता है उस दिन बिजली गिर जाती है, शिवलिंग का पूरा खंड खंड हो जाता है और उसके बाद पुजारी जो है वो मक्खन लगाकर प्रतिमा को जोड़ देते हैं, शिवलिंग वापस पहले जैसा हो जाता है, ये मान्यता है। और ऐसी ही मान्यता जो है वो अन्य क्षेत्रों में भी। इसके बाद देखिए बाबा बैजनाथ का मंदिर आप यहाँ देख रहे हैं। तो आगर जिले में यह मंदिर जो है ये स्थित है। पहले एक समय ऐसा था कि ये मठ हुआ करता था। ये जो बैजनाथ मंदिर है ये पहले मठ हुआ करता था। कर्नल मार्टिन ने इसका जीर्णोद्धार 1883 में करवाया। जन सहयोग यहाँ पर साथ में मिलता है और इस मंदिर से संबंधित एक चमत्कारी न्यायिक सुनवाई भी जुड़ी हुई है। मतलब अंग्रेजों का इसमें इतना ज़्यादा रुझान क्यों हुआ, तो एक न्यायिक सुनवाई मतलब एक अदालती मामला यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसके बाद सूर्य मंदिर को देखिए, तो मध्य प्रदेश में सूर्य देवता के 2 मंदिर हैं। एक तो लश्कर यानी ग्वालियर का मंदिर है सूर्य मंदिर, और दूसरा रहेली क्षेत्र का है यानी सागर जिला पड़ेगा। सुनार नदी के तट पर स्थित ये संरक्षित क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। तो ये 2 सन टेम्पल है, इन्हें ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रसिद्ध कुंडों के नाम दिए हैं, तो उसमें नर्मदा कुंड, सोन कुंड, इस प्रकार से नदियों से बनने वाले कुंड।
नर्मदा कुंड को अगर देखा जाए तो ये नर्मदा का उद्गम स्थल है, अमरकंटक इसकी लोकेशन है। सोन कुंड को अगर आप देखें तो अमरकंटक स्थित ये सोन का उद्गम स्थल है। रेवा कुंड को अगर आप देखें तो आपने पीछे पढ़ा है कि रेवा जो है ये नर्मदा का ही प्राचीन नाम था। फिलहाल रेवा कुंड को अगर देखें तो मांडू स्थित यह कृत्रिम झील है, इसका संबंध यहाँ नर्मदा से वैसे जुड़ा हुआ नहीं है। और उसके बाद बाज बहादुर ने रूपमती महल में पानी की आपूर्ति के लिए इसको बनवाया था। बाज बहादुर की पत्नी का नाम रूपमती था, तो उसी के लिए पानी की आपूर्ति हेतु इसे बनवाता है। इसके बाद जौहर कुंड को देखिएगा तो चंदेरी किले में ये स्थित है। जौहर कुंड में 800 जो राजपूत वीरांगनाएं हैं उन्होंने जौहर किया था। कारण ये था कि बाबर के हाथों राजा मेदिनी राय की पराजय हो गई थी। तो इस प्रकार से पहले के समय में जौहर करने की जो परंपरा है वो दिखाई देती है। परंपरा नहीं थी, विवशता थी। कोई भी शौकिया या मतलब कोई जो ट्रेडिशन होता है उसको पूरा करने के लिए जिंदा नहीं जलना चाहेगा। जब एकदम विवश हो जाएगा तभी ऐसा करेगा। उसके बाद डोयला बावड़ी को आप देख लीजिए तो गुना में स्थित मल्हारगढ़ किले की ये बावड़ी है, इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए मालचपुर बावड़ी का नाम आता है। बावड़ी क्या होती है? ये कुएं के समान ही होती है, लेकिन कुएं में सीढ़ियाँ नहीं होती, ऊपर से डोरी डालकर पानी अंदर से खींचना पड़ता है। लेकिन बावड़ी में क्या होता है, अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। पानी जो है वो भूमिगत जल ही होता है, उतनी गहराई तक इसे खोदा जाता है, लेकिन इसमें कपड़े बदलने के लिए कमरे बने होते हैं। राजस्थान की बावड़ियों को आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जाने के लिए अंदर तक पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कराया गया होता है। तो इस प्रकार की ये बावड़ियाँ हैं। और पहले के जो रजवाड़े होते थे वो अपनी रानियों के लिए इसका निर्माण करवाते थे। तो ये माचलपुर जो जिला राजगढ़ है वहाँ पे प्रसिद्ध बावड़ी के बारे में ये कथन है कि यह बावड़ी जीरापुर का खंबा और उदापुर स्थित मंदिर की छतरी एक रात में ही मतलब ये बावड़ी का निर्माण, उसके अलावा जीरापुर और खंबा तथा उदापुर के जो मंदिर का छतरी का निर्माण है वो एक ही रात में एक कारीगर के द्वारा करवा दिया गया था। मतलब इसको एक ही समय में एक साथ बनवाया गया है, ये मान्यता है। बतीसी बावड़ी को देखिएगा तो यहाँ पर मान्यताओं को जाने दीजिए। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कौन सी जगह पे कौन सी जो स्थापत्य है या शिल्प कला है वो स्थित है। जैसे आप देख रहे हैं कि नर्मदा कुंड ये अमरकंटक में है, सोन कुंड ये भी अमरकंटक में है, रेवा कुंड जो है ये मांडू में है। इस प्रकार से लोकेशन सिर्फ इतनी याद रखिए, या कहीं कहीं दिया हुआ है कि किसने बनवाया है तो बनवाने वाले व्यक्ति का नाम भी याद रखिए। इसके बाद बत्तीसी बावड़ी को आप देखेंगे तो बत्तीसी बावड़ी इतिहासकारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतिहासकार ये कहते हैं कि जब तक समुद्र में पानी रहेगा तब तक चंदेरी की इस बावड़ी में पानी रहेगा, ये माना जाता है। अब ये कौन सा लॉजिक है ये ईश्वर ही जानते हैं। बतीसी बावड़ी का निर्माण शेर खान ने 1485 में सुल्तान गयासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल में करवाया था। तो ये बनवाने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण कब होता है, ये 1485 में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मकबरे और समाधियों को देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध मकबरे और समाधियाँ, इसमें रानी झांसी की जो समाधि है मतलब लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में है, फूलबाग में इनकी समाधि स्थित है। अंग्रेज इन्हें बुरी तरह से घायल कर देते हैं, लेकिन तत्काल में अंग्रेजों के हाथ नहीं आती हैं, वहाँ से अपने घोड़े के साथ ही निकल जाती हैं और इनकी जो मृतदेह है उसे फिर ले जाके उनका अंतिम संस्कार करते हैं जो हितैषी इनके रहते हैं। उसके बाद तानसेन का मकबरा ये ग्वालियर में है, ये भी ग्वालियर में है। और संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा है, ये मुगल कालीन कला का सुंदर नमूना है। रानी रूपमती की समाधि ये सारंगपुर जिला शाजापुर में है। रूपमती जो है ये अपने आप को सती कर लेती है। उसके बाद बैजू बावरा की समाधि आप देखें। बैजू बावरा और तानसेन ये दोनों गुरु भाई थे। गुरु भाई का मतलब होता है कि एक ही गुरु के शिष्य थे। स्वामी हरिदास से दोनों ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पाई थी। अंतर ये था कि बैजू बावरा जो थे फक्कड़ आदमी थे, मतलब इन्हें उतना ज़्यादा वैभव और आश्रय का मोह नहीं था। और तानसेन जो थे वो दरबारी वैभव के आसक्त हो गए थे, यही दोनों में फ़र्क था। और इनके जो गुरु थे वो अपने आप में निराले व्यक्ति थे, वो सिर्फ अपने लिए गीत गाते थे, अपने लिए संगीत को अपने मुंह से निकालते थे, अदरवाइज किसी के आदेश पर वो गाने के लिए कतई तैयार नहीं होते थे। तो उनके मुंह से जो निकलने वाला संगीत था वो आत्मा का संगीत था। फिलहाल इसे देखते हैं। मोहम्मद गौस का मकबरा, तो सूफी संत और तानसेन के जो पहले मार्गदर्शक थे मोहम्मद गौस, इनका मकबरा तानसेन के मकबरे के पास में ही है और ये ग्वालियर दुर्ग के बाहर है। इसके बाद महारानी सांखीराजे की समाधि जो है इन्हें देख लीजिएगा। तो यह जो है ये अगर देखा जाए तो शिवपुरी में जो सागर के पास वाला क्षेत्र है वहाँ पे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। मतलब उनकी माँ थी तो उन्हीं की स्मृति में ये सुंदर बाग का निर्माण करवाते हैं और बगीचे के बीच में समाधि का निर्माण करवाते हैं। रानी दुर्गावती की समाधि अगर देखी जाए तो यहाँ जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर जो बरेला गांव है वहाँ पर इनकी समाधि स्थित है, जो गोंडवाना क्षेत्र था। तो ये दलपति राय की विधवा रानी थी और उसके बाद यहाँ पे अकबर अपना कब्जा करना चाहता है तो ये जमकर लोहा लेती हैं। इस प्रकार से कहानी है। अंत में इनका इसमें देहांत हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि गोंड वंश की अंतिम शासिका थी और इन्होंने देहांत भी कैसे होता है, ये मारी नहीं जाती हैं दूसरों के हाथों, अपने से अपनी कटार अपने आप को भोंक लेती हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद होशंग शाह का मकबरा देखिएगा नीचे यहाँ पर देखिए। मांडू के मालवा शासक होशंग शाह के द्वारा निर्मित मकबरा दर्शनीय है। विश्व के आधुनिक आश्चर्य में ये शामिल है और विश्व धरोहर सूची में शामिल यह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ताजमहल जिसके नमूने के आधार पर बनवाया गया है। मतलब ताजमहल का जो नमूना है, ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है उसकी कुछ नकल करके इसको बनाया गया है। मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है
मांडू, वहां पर स्थित होशंग शाह के मकबरे पर यह आधारित है। होशंग शाह का मकबरा यह भारत में संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, इसको ध्यान रखना है। भारत में संगमरमर से निर्मित ये पहली इमारत है। होशंग शाह के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होकर अध्ययन करने हेतु शाहजहां ने 4 वास्तुविदों को, मतलब उनका एक दल था, 4 वास्तुविद थे और उनके जो अनुयायी इसमें जुड़े हुए थे, वो सब जाते हैं मांडू। क्योंकि शाहजहां जो था ये शिल्पकला का बहुत बड़ा प्रेमी था, उतना ही बड़ा ये प्रशंसक था शिल्पकला का जितना कि जहांगीर कला का था, चित्रकला का था। तो इन दोनों की अपनी अपनी रुचियां थी। तो यहाँ शाहजहां इन वास्तुकारों को वहाँ पर इसलिए भेजता है ताकि वो उसके वास्तु का सही सही पता लगा सके और उसके बाद उस प्रकार की अन्य इमारतें भी बनवाई जा सके। इसके बाद देखिए, ताजमहल के निर्माण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यहाँ देखिए, ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया, एक भूल सुधार पीछे कर लीजिएगा, होशंग शाह का मकबरा जो है उसी का नकल करके ताजमहल का निर्माण करवाया गया है। यहाँ उल्टा बोल दिया गया था कि मतलब ये ताजमहल जो है इसकी नकल करके बनाया गया है ऐसा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि होशंग शाह का मकबरा ये पहले का है और शाहजहां इसको भली भांति दिखवाता है अपने वास्तुकारों को और कहता है कि इसी का कॉपी करके या इसके जैसा ही कोई चीज़ बनाओ। तो यहाँ जो इस मकबरा बनता है ताजमहल के रूप में, वो होशंग शाह के मकबरे से कहीं ना कहीं कॉपी किया होता है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद मत्स्येंद्र पीर की समाधि नीचे है, तो ये श्रद्धा का केंद्र है और ये उज्जैन में स्थित है। बाजीराव पेशवा का आप देख लें तो ये रावण खेरी खरगोन में है, ये भी समाधि स्थल है। इसके बाद यहाँ पे नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा जो है ये भोपाल में है, संगमरमर से बना हुआ है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा ये धार में स्थित है, सल्तनत कालीन है, इसका जो समय है वो सल्तनत समय का है, सल्तनत काल का है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के शैलाश्रय और गुफाओं को देख लेते हैं। तो भीमबेटका का नाम पहले आता है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो आदिकाल था यानी पाषाण काल का एकदम पहले वाला समय था, तो मनुष्य मध्य प्रदेश क्षेत्र में सक्रिय होता है, ये कर्म क्षेत्र के तौर पे उनका सामने आता है। अब इसमें कुछ गुफाएं और जो शैलाश्रय हैं उससे इस बात के प्रमाण मिलते हैं, जैसे आप भीमबेटका को देख रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक मानव का साक्ष्य ये अब्दुल्लागंज रायसेन के विंध्य पर्वतों में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय से प्राप्त होता है और इस गौरवशाली धरोहर की खोज 1957 में पुरातत्व शास्त्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। इनका नाम याद रखिएगा। और भीमबेटका के उत्खनन का काम कब होता है? तो उत्खनन का काम 1971 में शुरू किया जाता है। भीमबेटका में 500 के आसपास गुफाएं हैं और इन पर अनेक चित्र अंकित हैं जो कि उनके लौकिक जीवन की कहानी को कहते हैं और इनका संबंध पांडवों के अज्ञातवास से भी जोड़ा जा सकता है। गुफाओं में प्राप्त चित्रों के आधार पर गुफाओं का नामकरण किया गया है, जैसे नगर भट्टारिका, नग्न भट्टारिका, इस प्रकार से। और भीमबेटका की कुछ प्रसिद्ध गुफाओं के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि मेतालेनीय गुफा है, वराहगिरी शैल गुफा है। यहाँ अगर देखा जाए तो यूरोप के जो 12,000 से लेकर 8,000 साल पहले के या यहाँ वर्ष पूर्व के शैल चित्र हैं उनसे ये समानता रखते हैं। वराहगिरी की जो शैल गुफा है ये वराह के आधार पे, मतलब इसका नामकरण विशालकाय जो वराह है उसके आधार पे किया गया है। बड़ा रंगमहल को अगर देखा जाए तो इसमें पेड़ पर चढ़ता हुआ एक मनुष्य दर्शाया गया है जिसकी पीठ पर टोकरा है और यह मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो मनुष्य जो है वो शहद का प्रेमी आज से ही नहीं है, पहले के समय से है, ये प्रमाणित होता है। उसके बाद छोटा रंगमहल को अगर आप देखें तो ये युद्ध क्षेत्र का ब्यौरा है, इसमें घुड़सवार आपको दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे मुर्दा टोंग को देखा जाए तो ये ताम्रपाषाणकालीन जो स्थल है उसके तौर पे पहचाना गया है और सागर विश्वविद्यालय की टीम को ताम्रकालीन मानव का जो अस्थि पंजर है वो प्राप्त हुआ है। उस समय का जो मनुष्य था उसकी हड्डी पसली का जो ढेर है वो प्राप्त हुआ है। ये आपने देखा, ये भीमबेटका के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद अब उदयगिरी की गुफाओं को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी ये प्राचीन जो नौचगिरी है उसके तौर पे देखी जाती है। गुप्त काल की अगर इसमें बात की जाए, मतलब गुप्त काल के समय की बात की जाए तो 20 गुफाएं हैं और गुफा क्रमांक 1 से लेकर यहाँ जो संख्या है उसमें भी थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जो गुफा क्रमांक 1 है और गुफा क्रमांक 20 है, ये जैन धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं। 1 और 20 जो नंबर की गुफाएं हैं इनका संबंध किससे है? ये जैन धर्म से है। गुफा क्रमांक 5 जो है इसमें वराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। वराह अवतार मतलब जंगली सुअर का अवतार, और भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष के वध के लिए और माता पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए उसकी कैद से एक वराह का रूप धारण किया था। तो वो वाला जो प्रतिमा रूप है या अवतार रूप है वो यहाँ पे बना हुआ है। गुफा सप्तमात्रिका की मूर्ति से सुसज्जित है, मतलब सप्तमात्रिका की जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर स्थित है। इसके बाद आदमगढ़ के जो शैलाश्रय हैं उनको भी देख लीजिएगा। तो होशंगाबाद के पास में ये स्थित है और ये चित्रित गुफाएं हैं। भरदिहरी की गुफाओं के बारे में हमने पीछे काफ़ी कुछ चर्चा की है, अब यहाँ उसका डिटेल दिया है। तो उज्जैन में जो कालिया देह महल है उसके निकट में भरदिहरी की गुफाएं हैं और ये संख्या में टोटल कितनी है? 9 है। इनका जो टोटल नंबर है वो 9 है, लेकिन उसमें से 5 ही सही अवस्था में मौजूद है। समय के साथ इनका क्षरण होता है, तो अभी जो 5 हैं वो सही सलामत है, बाकी जो है वो समाप्त हो चुकी है या इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि वहाँ से कुछ बेहतर जाना जा सके। इनका निर्माण राजा भर्तृहरि के सम्मान में परमार शासकों ने करवाया था। राजा भर्तृहरि ने नहीं करवाया था, बल्कि उनके सम्मान में जो यहाँ पे परमार रूलर्स थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इनकी विशेषता इसके रंगीन चित्र हैं। इसके बाद गढ़कालिका देवी मंदिर के निकट जो छिप्रा नदी का ऊपरी तट है वहाँ पर एक गुफा स्थित है और यहाँ पर नाथ संप्रदाय के साधुओं का स्थान है। इस गुफा की रचना बौद्ध कालीन शिल्प के हिसाब से हुई है।
दक्षिण की गुफा के अंदर गोपीचंद की मूर्ति है। तो ये सब भर्तृहरि की जो गुफाएं हैं उन्हीं का ब्यौरा दिया जा रहा है। इसके बाद बाघ की गुफाओं के बारे में आप देख लीजिए। बाघ की गुफाओं के बारे में हमने हालांकि पीछे भी देखा है, यहाँ भी दे दिया गया। तो इंदौर झाबुआ मार्ग के अंदर बाघ नामक स्थान पर, बाघ नदी के तट पर, ये नदी का नाम है असल में, उसी के नाम पे स्थान का नाम पड़ा है और ये गुफाओं का नाम पड़ा है। विंध्याचल का जो पर्वतमाला वाला क्षेत्र है उसमें बाघ की गुफाएं स्थित है। बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। कौन सी गुफा किस धर्म से संबंध रखती है, इससे क्वेश्चन यूपीएससी तक पूछता है, तो इसलिए इससे सतर्क रहिएगा। बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। भित्ति चित्र जो है, इसके भित्ति चित्र का मतलब दीवार पे चित्र बनाए गए हैं, तो उनका समय काल जो है वो अजंता के समय का माना जाता है। मतलब जिस समय की अजंता की गुफाएं हैं लगभग वही टाइम पीरियड इनका भी है। और यहाँ भी 9 में से 5 गुफाएं ही बची हुई हैं और इनका जो समय है वो गुप्तकालीन अर्थात 5वीं जो ईसवी शताब्दी है उस समय का माना जाता है। इसके जो खोजकर्ता थे आपने देखा ही, ये डोंगरफील्ड थे, 1818 का समय था। उसके बाद चलते हैं आगे, तो यहाँ देखिए रंगीन भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है और इनकी जो चित्रकारी है वो फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहलाती है। अच्छा ये बताइए फ्रेस्को पद्धति क्या होती है? आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा, खासतौर पे नितिन सिंघानिया की अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो उसमें फ्रेस्को विधि का काफ़ी अच्छे से ब्यौरा दिया गया है। ये क्या होती है असल में? देखिए फ्रेस्को या फ्रेस्को जो विधि होती थी उसमें पहले उबड़ खाबड़ जो दीवारें होती थी, ये दीवार पर पेंटिंग करने का या चित्र बनाने का एक तरीका होता था। जो उबड़ खाबड़ दीवारें होती थी, जैसे आप देख रहे हैं कि गुफा चित्र बन रहे हैं, तो गुफा की जो दीवारें हैं वो एकदम से बढ़िया चिकनी तो होंगी नहीं कि उस पर आराम से चित्र बन जाएगा। तो पहले उस पर एक मिट्टी या जो भी उनका मिक्सचर होता था उसका एक प्लास्टर करते थे, लेप चढ़ाते थे। लेप चढ़ाकर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था और जब वो पूरी तरह से सूख कर एकदम दृढ़ हो जाता था तो वो चिकना स्थान हो जाता था, उस पर लेपन किया गया रहता था, तब जाकर उसके ऊपर चित्रकारी की जाती थी। और ये जो विधि होती थी इसको फ्रेस्को विधि कहा जाता था और इसमें कुछ विशिष्ट रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। ये कुछ बातें हैं। अब देखिए इसमें आगे देख लेते हैं। गुफाओं के भित्ति चित्रों की अगर बात की जाए तो 1920 में चित्रकार मुकुल डे तथा 1921 में हाल्डर नंदलाल और इसके अलावा यहाँ पे भावसार मिर्जा इस्माइल बेग, इन लोगों का नाम आता है। ये लोग प्रसिद्ध चित्रकार हैं। उन्होंने इसकी प्रतिलिपि तैयार की थी। प्रतिलिपि क्यों तैयार की जाती है? क्योंकि ये जो चित्र हैं ये बहुत समय तक रह पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और इन्हें किसी संग्रहालय में ले जाकर यथावत रखा नहीं जा सकता क्योंकि ये एक बड़ी पर्वतमाला का हिस्सा है, वहाँ से अलग नहीं किए जा सकते। तो ऐसी कंडीशन में इनका जो साक्ष्य है या ये जो धरोहर है ये एक तरह से हमारे पास सुरक्षित रहे, इसी का इंतजाम किया जा रहा है। आपने देखा ना कि बाघ की गुफाएं जो हैं वो संख्या में 9 थी, बची सिर्फ 5, बाकी 4 जो है वो कहाँ समाप्त हो गई, कहाँ नहीं जा सकता। उसमें न जाने कितनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ रही होंगी। तो जो 5 बच गई हैं उनमें से जितने भी साक्ष्य हैं उनको कम से कम हम सजो सकें या सुरक्षित रख सकें, इसलिए इसकी प्रतिलिपि तैयार की गई। और इन गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 1951 में इन्हें जो राष्ट्रीय स्मारक है उसका दर्जा दिया जाता है। उसके बाद अब गुफा क्रमांक यहाँ दिया हुआ है, उसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो गुफा क्रमांक 1 की अपनी कोई विशेषता नहीं है। गुफा क्रमांक 2 जो है इसको पांडव गुफा कहा जाता है और इन गुफाओं में सबसे विशाल और सुरक्षित यही गुफा है। ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, ऐसा माना जाता है कि ये बाद की है। हालांकि बाद की कैसे होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद गुफा क्रमांक 3 को देखिए। इसका निर्माण भी भिक्षुओं के आवास के लिए ही हुआ होगा। गुफा में साज सज्जा बहुत ज़्यादा है और इन दीवारों पर चित्रकारी की गई है। गुफा क्रमांक 4 की जो ऊपर की गुफा है ये 5 से मिली हुई है और इसका आधुनिक नाम रंगमहल है। रंगमहल को आपने देखा ही कि मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें गुफा क्रमांक 5, तो धार्मिक प्रवचनों और विचार गोष्ठियों के लिए इसका निर्माण किया गया है क्योंकि इस गुफा में रहने के लिए कोठरियाँ नहीं है, कोठरी नहीं है बल्कि एक हाल नुमा संरचना है। तो हाल या जो इस प्रकार का बड़ा सा एक प्रांगण बनवाया जाता है उसमें पूरी सभा बुलाई जाती है, मतलब ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद 5वें क्रमांक की गुफा से मिली हुई जो गुफा क्रमांक 6 है उसे हम देखते हैं। मतलब ये क्रम से है, जैसे चौथी है उसके बाद फिर 5वीं उससे जुड़ी है, 5वीं के बाद ऐसे 6वीं जुड़ी है, ऐसे इनका क्रम है। तो जो गुफा क्रमांक 6 है ये दिखाई देती है और इन दोनों को जोड़ने वाला एक चौड़ा सा रास्ता है। उसके आगे ही गुफा क्रमांक 7, 8 और 9 है जो कि अब गिर चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, उनका अस्तित्व मौजूद नहीं है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पंचमढ़ी की गुफाओं और शंकराचार्य की गुफाओं को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है पंचमढ़ी की गुफाएं। यहाँ पर पांडव गुफा जैसी ही 5 गुफाएं बहुत ही आकर्षक हैं। पंचमढ़ी नाम ही है तो 5 गुफाओं का ये समूह है। शंकराचार्य की गुफाओं को अगर देखें तो ओंकारेश्वर खंडवा वाला जो मानधाता वाला क्षेत्र है वहां पर इस गुफाएं स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी और शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता थे। दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ था और वहां से वो 16 वर्ष की अल्पायु में अपनी माँ की आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम यानी संन्यास आश्रम को ग्रहण करते हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था में ही संन्यास को ले लेते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं धर्म प्रचार और धर्म के उत्थान के लिए। और भगवान शिव की जहाँ पर वो उपासना करते हैं वही वो स्थान है। उसके बाद ओंकारेश्वर में श्री गोविंद भगवताचार्य, इन्होंने उन्हें गुरु दीक्षा दी थी और उसके बाद उन्होंने उनकी गुफा में 7 साल तक साधना की थी। साधना काल में एक बार नर्मदा में भीषण बाढ़ आ गई थी, तब शंकराचार्य ने अपने तप के प्रभाव से बाढ़ को अपने कमंडल में थाम लिया था, ये मान्यता है। तो इसीलिए लोग कहते थे कि ये भगवान शिव का साक्षात अवतार है। इसके बाद वो अवतार रहे हो या चमत्कारी रहे हो या न रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रभावशाली पुरुष तो निश्चित रूप से थे।
उनके अंदर एक तेज या जो तेजस्वी व्यक्तित्व होता है वो मौजूद था। उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले यहाँ पर दिए हुए हैं। मेले और जो आयोजन होते हैं वो जानने आवश्यक है। यहाँ तालिका बनी हुई है, ढेर सारे मेलों के नाम है, एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, इसमें बाबा गरीबनाथ का मेला है, पूरे चैत्र माह तक चलता है, मार्च अप्रैल का सीजन। अवंतीपुर बड़ोरिया जो शाजापुर वाला इलाका है वहाँ पे इसका आयोजन होता है। नागा जी का मेला ये पूरे अगहन में चलता है, अग्रहायण जिसको कहा जाता है, मार्गशीर्ष वाला महीना। मार्गशीर्ष का मतलब क्या, नवंबर का लास्ट और दिसंबर का शुरू, ये वाला। और ये पोरसा गांव मुरैना में आयोजित होता है। इसके बाद बरमान मेला, ये पौष माह में लगता है, यानी जनवरी का जो महीना होता है, मकर संक्रांति से लेकर 13 दिन तक ये चलता है जनवरी में। और ये गार्डर वाला तहसील जो है यानी नरसिंहपुर वाला क्षेत्र, वहाँ पर लगता है। उसके बाद कुंडेश्वर को देख लीजिएगा, तो कुंडेश्वर जो है ये प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर लगता है, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, इन सब पे इसका जो आयोजन है वो होता है। शिव मंदिर जो टीकमगढ़ का है वहाँ पे इसकी लोकेशन है। तेजा जी को देख लीजिए, तो ये जो भादों का महीना होता है, भाद्रपद कहा जाता है इसको, तो भाद्रपद महीने में लगता है, यानी अगस्त और सितंबर का जो मौसम है, यहाँ दिसंबर लिखा हुआ है, सितंबर होगा, तो अगस्त सितंबर का जो महीना है उसमें इसका आयोजन होता है। और ये भामावाद जो गाँव है गुना का, वहाँ पर आयोजित होता है। उसके बाद सिंगा जी को देख लीजिएगा, तो सिंगा जी ये क्वार माह में लगता है। क्वार का मतलब समझ रहे हैं, ये आश्विन कहा जाता है। हिंदी महीने जो 12 हैं उसमें से इसे आश्विन कहा जाता है। आश्विन के बाद जो महीना आता है उसको कार्तिक कहा जाता है। तो ये सब हिंदी महीनों के नाम हैं। और इसी आश्विन को गांव की भाषा में कुआर या क्वार कहा जाता है। इसको कुआर या क्वार कहते हैं, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे देखिएगा, दशहरे का जो त्यौहार होता है या दीपावली, ये सब उसी तरफ पड़ते हैं। यानी दीपावली जो है वो तो कार्तिक में पड़ती है, और यहाँ अगर देखा जाए तो दशहरा जो है वो क्वार वाले महीने में पड़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, सिंगा जी वाला आपने देखा, और सिंगाजली का जो मेला है उनके यहाँ पे शिष्य की स्मृति में पिपलिया गांव खरगोन वाला जो क्षेत्र है वहाँ भी आयोजित होता है। तो ये कुछ सूचनाएं हैं। जागेश्वरी जो है ये चैत्र माह में लगता है, चंदेरी अशोकनगर वाला क्षेत्र है। सिंहस्थ कुंभ जो है, यहाँ पे सिंहस्थ का मतलब कुंभ से है, तो ये वाला जो कुंभ है ये 12 साल के अंतराल पे उज्जैन में लगता है, शिप्रा का तट होता है, शिप्रा नदी। उसके बाद हीरा भूमिया, ये भाद्रपद महीने में अलग अलग स्थितियों में आयोजित होता है, ग्वालियर और गुना। कान्हा बाबा को देख लीजिए, शिवरात्रि तथा गुरु पूर्णिमा, ये 2 अवसर होते हैं जिस पर कि इसका आयोजन होता है। और ये सोडलपुर जो जिला हरदा है वहाँ पे आयोजित होता है। उसके बाद बड़ोनी को देखिएगा, तो शिवरात्रि गुरु पूर्णिमा ये इसका आयोजन का समय है। और बड़ोनी दतिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ द्वितीया लिखा है, तो दतिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इसका आयोजन होता है। महामृत्युंजय को अगर आप देखें तो बसंत पंचमी और शिवरात्रि ये वाला मेले का समय है। रीवा क्षेत्र इसका लोकेशन है। सनकुआ को आप देख लीजिए, तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन का मुख्य रूप से मेला है, और वहाँ से लेकर ये 15 दिनों तक चलता है। इसके बाद राम जी बाबा का जो मेला है ये कार्तिक माह का 7 दिवसीय मेला है, मानधाता खंडवा वाले क्षेत्र में लगता है। कालू जी महाराज को आप देखें तो पिपलिया खरगोन ये इसका इलाका है। इसके बाद अमरकंटक का शिवरात्रि वाला मेला, ये अमरकंटक क्षेत्र है। जल बिहारी मेला ये अक्टूबर का जो 10 दिवसीय मेला है उसके तौर पे जाना जाता है, छतरपुर वाले इलाके में लगता है। सोनागिर का मेला ये चैत्र में एकम से लेकर पंचमी तक लगता है। चैत्र महीना जो होता है ये पहला महीना माना जाता है हिंदी पंचांग का, तो उसमें ये 1 तारीख से लेकर 5वीं तारीख तक लगता है। सोनागिरी दतिया इसका क्षेत्र है। शारदा माँ का मेला ये मैहर सतना में लगता है। उसके बाद माँ घोघेरा या मठ घोघरा जो मेला है ये शिवरात्रि पर 15 दिनों के लिए आयोजित होता है, और भैरवनाथ सिवनी जिला जो है वहाँ पे इसकी लोकेशन है। उसके बाद आप देख रहे हैं रामलीला, तो ये माघ महीने में लगता है। रामलीला वाला जो है ये माघ महीने में लगता है। जनवरी फरवरी का महीना इसके लिए मुख्य है। भांडेर दतिया इसकी लोकेशन है। इसके बाद रावतपुरा ये लहार भिंड वाले इलाके में लगता है। इसके बाद सतनगढ़ ये अगर देखा जाए तो दीपावली के दूज के दिन लगता है, मतलब दीपावली जो है वो अमावस्या के दिन पड़ती है, और उसके बाद जो दूज होती है उस दिन इसका आयोजन होता है रतनगढ़ दतिया में। चांदी देवी का मेला ये प्रत्येक रविवार को लगता है। घोघरा गांव यहाँ पे आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, उन्नान गांव जो है दतिया का, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे डनान भगवान, तो यह जो है ये प्रत्येक रविवार को लगता है। दोनों का आयोजन देखिए, चांदी देवी और ये डनान भगवान दोनों का आयोजन रविवार को होता है, और इसमें एक घोघरा गांव और दूसरा उन्नान का है, दोनों दतिया में। इसके बाद पीर बुधान का मेला, तो पीर बुधान जो है ये भाद्रपद महीने का जो 1 दिवसीय अगस्त सितंबर का समय है उसमें आयोजित होता है। 1 दिवसीय का मतलब है कि एक ही दिन इसका आयोजन होता है। और यहाँ अगर आप देखें तो इसमें गाँव सामेरा जो है शिवपुरी का, वहाँ इसकी लोकेशन है। इसके बाद धमोनी उर्स जो है इसको आप देख रहे हैं, तो ये बाबा मस्तान शाह वाली जो थे उनकी दरगाह पर लगने वाला मेला है, और ये धमोनी क्षेत्र जो सागर का है वहाँ पे आयोजित होता है। बाबा शहाबुद्दीन औलिया की जो उर्स है ये फरवरी में होती है, नीमच क्षेत्र इसका है। इसके बाद बेडनी का मेला जो है ये रई नृत्य से जुड़ा हुआ है, हनुमान जयंती के अवसर पर लगता है। करीला बुंदेलखंड इसकी लोकेशन है। पूनम का मेला ये कार्तिक माह की पूर्णिमा, पूनम जो है ये पूर्णिमा को ही कहा जाता है, तो कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन लगता है। और जाना पाओ, इसके अलावा महू इंदौर वाला जो क्षेत्र है वो इसकी लोकेशन है। शबरी कुंभ
यहाँ आप देख रहे हैं प्रतिवर्ष नर्मदा के तट पर लगता है। अमरकंटक और अनूपपुर जिला ये इसकी लोकेशन है, यहाँ आपने देखा। उसके बाद उन्नान का मेला, ये बालाजी मंदिर जो दतिया का है वहाँ पर आयोजित होता है। यहाँ तक मेलों के बारे में देखने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की कुछ विभिन्न गुफाओं के नाम दिए हैं। ये कौन कौन सी गुफाएं हैं, हालांकि कुछ प्रमुख को हमने पीछे भी देख रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ शेष हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं ये रायसेन में है, प्रागैतिहासिक काल की ये गुफाएं हैं, शैलाश्रय और विश्व धरोहर में इनका नाम दर्ज है। पार्वती की गुफाएं ये भी रायसेन की हैं, हिंदू और जैन धर्म दोनों से इसका संबंध है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं ये रायसेन की हैं और दुर्लभ जो रॉक कट पेंटिंग्स हैं, मतलब रॉक पेंटिंग्स हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है और 2009 में इसका पता लगा, बहुत बाद में इसका पता लगता है। उसके बाद भर्तृहरि की गुफाओं को देखिए, उज्जैन की लोकेशन है। कुल 9 गुफाएं हैं जिसमें से कि 5 ही अब बची हुई हैं। इसके बाद आप नीचे मत्स्येंद्र की गुफाएं देख रहे हैं, तो ये उज्जैन में ही है, नाथ संप्रदाय से इनका संबंध है, मत्स्येंद्र नाथ से इनका संबंध है। कलियादेह की गुफाएं ये भी उज्जैन में है, छिपरा के तट पर स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं ये विदिशा में है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। यहाँ पे मूर्तियां भी मिलती हैं, 4वीं और 5वीं शताब्दी का जो समय था उस समय का इन्हें माना जाता है। खंडगिरी की गुफाओं को देख लीजिए, तो विदिशा से प्राप्त होती हैं, जैन और बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। बाघ की गुफाएं ये धार में है, 5वीं से 7वीं शताब्दी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोहानी गुफा को अगर आप देखें तो ये भी धार में है, मुगलकालीन गुफा है। 7 कोठरी की गुफाएं ये धार में है, धार्मिक गुफाएं हैं, इसे आप देख रहे हैं। उसके बाद आदमगढ़ की गुफा को देखिएगा, होशंगाबाद इसकी लोकेशन है। प्रागैतिहासिक शैलचित्र, हथियार बनाने के साक्ष्य जो है यहाँ पे 2014 में प्राप्त हुए हैं, ये सब जानकारियां हैं। इसके बाद आप देखिए पांडव गुफा, तो पांडव गुफा कहाँ पे है, ये पंचमढ़ी में है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और महाभारत काल से इनका कनेक्शन है। बिलौवी गुफाओं को अगर आप देखें तो ग्वालियर में है, 12वीं शताब्दी के जो शैल चित्र हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। मारा की गुफाएं ये सिंगरौली में है, 7वीं से 8वीं शताब्दी की जो बौद्ध गुफाएं हैं उसके तौर पे हम इन्हें जानते हैं। उसके बाद शंकराचार्य की गुफाओं को देखिएगा तो ओंकारेश्वर ये लोकेशन है, शंकराचार्य की ये तपोभूमि है। कहा जाता है कि नर्मदा में बाढ़ आ जाती है और ये अपनी तपस्या के प्रभाव से उसे अपने कमंडल में समेट लेते हैं। उसके बाद काबरा की गुफाएं जो है ये राजगढ़ में है और ये अगर देखा जाए इनका समय देखिएगा, 5वीं शताब्दी की कुल 11 गुफाओं का ये समूह है। लिखराज या लिखीराज की जो गुफाएं हैं ये मुरैना की हैं, आसन नदी के तट पर यहाँ पे 88 गुफाओं का पूरा समूह है। इसके बाद लिखी छाछ गुफा, लिखीराज और लिखी छाछ दोनों को ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग। तो लिखी छाछ गुफा जो है ये करसा मुरैना वाले क्षेत्र में है, प्रागैतिहासिक काल से इनका संबंध है। उसके बाद सिद्धराज गुफा को देखिएगा, टीकमगढ़ इसकी लोकेशन है, धार्मिक महत्व की गुफाएं हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद गुफा, ये टीकमगढ़ की है, सातार नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक गुफा है। उसके बाद सारो मारो की गुफाएं तो ये सीहोर में है और मौर्यकालीन गुफाओं के तौर पर इन्हें जाना जाता है। इसके बाद काजल रानी की गुफाओं को आप देख रहे हैं, ये खंडवा में है, धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफाएं हैं। सतमत्रिका जो गुफा है इसे आप देखिएगा तो ये खंडवा में है और धार्मिक महत्व की ये भी है। इसके बाद श्री गोविंद भगवत पाद गुफाएं जो है ये खंडवा की हैं, धार्मिक महत्व की प्राचीन गुफाएं हैं, प्राकृतिक गुफाएं हैं। लिखीनाथ गुफा जो है ये चंदेरी की है और ये प्रागैतिहासिक है, शैल चित्र यहाँ पाए जाते हैं। लखवारिया गुफा को आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये शहडोल की है और 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी से इनका कनेक्शन है। यहाँ तक हमने इन गुफाओं को कवर किया है, और भी है, इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भूईमाड़ की जो गुफाएं हैं ये सीधी में है और प्रागैतिहासिक गुफाएं ये भी हैं। इसके बाद धर्म राजेश्वर की गुफाएं ये मंदसौर में है, बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। धमनार की गुफाओं को आप देखिएगा, ये मंदसौर में है और 8वीं-9वीं शताब्दी का जो समय था उसमें बौद्ध धर्म से इनका संबंध है और इन्हें बनवाया गया था। उसके बाद झिंझरी गुफाएं ये कटनी में है और यहाँ देखिए ये प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। रॉक शेल्टर की गुफाएं ये सागर वाले क्षेत्र में है, रॉक पेंटिंग यहाँ पे निर्मित की गई है। आबचंद की गुफाएं ये सागर में है, गदेरी नदी के तट पर ये प्रागैतिहासिक गुफाएं मानी जाती हैं। नवेरी की गुफाओं को अगर आप देखें तो भोपाल इनकी लोकेशन है, प्रागैतिहासिक ये धार्मिक गुफाएं हैं। मोपाली छोटा महादेव गुफा ये बैतूल में है और धार्मिक गुफा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंबाबाई की गुफा जो है ये बैतूल में है और धार्मिक गुफा है। इतना आपने देखा, यहाँ तक हमने कुछ गुफाओं के बारे में देखा, अभी कुछ और बच गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, गुड़ी की गुफा है ये सिवनी में है, प्राकृतिक गुफा है। पहाड़गढ़ की गुफा ये छिंदवाड़ा में है, धार्मिक महत्व की गुफा है। गुप्तेश्वर की गुफा ये छिंदवाड़ा में है, प्राकृतिक गुफा है। जगदीश पहाड़ी की गुफा ये सतना में है, प्राकृतिक गुफा है। आला उदल की गुफा ये मैहर सतना में है और 11वीं-12वीं शताब्दी की ऐतिहासिक गुफाएं हैं। इसके बाद जामवंत गुफा एवं घोड़ा मोड़ा गुफा ये डिंडोरी में है, प्रागैतिहासिक गुफाएं इनको कहा जाता है। यहाँ तक हमने मध्य प्रदेश में स्थित कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में देखा। अब इसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ दुर्ग और महल यहाँ पर स्थित है, उन्हें देख लेते हैं। तो चंदेरी का किला ये अशोकनगर जिले में है। उसके बाद राजमहल ये भी अशोकनगर का है। अजयगढ़ दुर्ग 1764 का है, पन्ना में इसकी लोकेशन है, गुमान सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। उसके बाद रायसेन दुर्ग ये रायसेन का है। गिन्नौरगढ़ किला ये रायसेन का है। सबलगढ़ का किला ये मुरैना का है। विजयपुर का किला ये श्योपुर का है। हुसैनपुर का किला ये मुरैना का है। गोहद महल का किला या गोहद का किला ये भिंड का है और नया महल ये गोहद भिंड में है। यहाँ पे जाट राजाओं के द्वारा इसे बनवाया गया था, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भिंड का किला ये भिंड में हो गया। मोती महल को आप देख रहे हैं ग्वालियर में है। जहांगीर महल भी ग्वालियर में है और शाहजहां महल भी
ग्वालियर में है। ये मुगल वंशीय हो गए। यहाँ तक आपने इन स्थापत्यों को देखा। इसके बाद नीचे चलते हैं तो कर्ण महल को आप देख रहे हैं। कर्ण महल, इसकी लोकेशन भी ग्वालियर है। विक्रम महल ग्वालियर में है। करेरा का महल ये शिवपुरी में है। ठीक है, करेरा का जो महल है या करेरा का जो किला है, महल के अंदर, किले के अंदर महल है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये शिवपुरी में है। हवा महल को अगर आप देखें तो शिवपुरी इसकी भी लोकेशन है। पिछौरा का किला जो है ये भी शिवपुरी में है। कछुआ गढ़ी जो है ये शिवपुरी में है। सानोथा का किला जो है ये सागर में है। रेहली का किला अगर आप देखें तो ये भी सागर में है। मालथौन का किला, ये सागर इसकी लोकेशन है। राहतगढ़ का किला आप देख रहे हैं, ये भी सागर है। यहाँ पे खिमलासा का किला अगर आप देखें तो ये भी सागर में है। सागर जिले में इन सब की लोकेशन है। इसके बाद गौर झमर का किला, ये भी सागर में है। तो लोकेशन इसकी जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए तो यहाँ पर कुछ चीजें और बच गई हैं। यहाँ आप मालथौन का किला देख रहे हैं, ये भी सागर का हो गया। राहतगढ़ का सागर का है। खिमलासा का हो ही गया है। गौर झमर का आपने देखा, देवरी का देखा। तो यहाँ तक सागर में पड़ने वाले जो किले हैं उनकी लोकेशन दी हुई है, कुल मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद सिंगोरगढ़ का किला, ये दमोह में है। मुड़ियादो किला जो है ये भी दमोह में है। जटाशंकर का किला ये भी दमोह में है। और दमोह गढ़ी जो है ये भी दमोह की ही है। तो इतना आप देख सकते हैं। इसके बाद हिंदूपत महल जो है ये पन्ना का है। धुबेला महल जो है ये छतरपुर का है। देवरा का किला ये सागर का है। और सिंगोरगढ़ का किला जो है ये दमोह का है। इतना आपने देखा। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो मुंडियादो, ये आप देख रहे हैं तो ये किला ही है, ये भी किले का ही नाम है। दमोह इसकी लोकेशन है। जटाशंकर का किला ये भी दमोह का है। और दमोह गढ़ी जो है ये दमोह की है। वही चीज़ नीचे रिपीट कर गई। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए हिंदूपत महल पन्ना का है। धुबेला महल छतरपुर का है। देवरा का किला जो है ये छतरपुर का है। गुलकंज किला जो है ये छतरपुर का है। सब छतरपुर वाली लोकेशन है। इसके बाद किशनगढ़ का किला ये भी छतरपुर का है। ओरछा का दुर्ग ये निवाड़ी में है। राजा रुद्र प्रताप के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजमहल ये ओरछा का है। निवाड़ी इसका लोकेशन हो गया। शीश महल ओरछा का, निवाड़ी इसकी भी लोकेशन हो गई। ओरछा वाले जितने हैं सबकी लोकेशन क्या है, निवाड़ी है। तो यहाँ आप तालकोठी महल को देख रहे हैं, जहांगीर महल को देख रहे हैं, हिमा हमीर की जो कोठी है उसको देख रहे हैं, बारेलाल की कोठी है, प्रवीण राय का महल है, पालकी महल है। और इसके अलावा रायमन दाऊ की कोठी है। नीचे आप देख रहे हैं सुंदर शाह का महल है। इसके अलावा नौनेजू की हवेली है। ये सब ओरछा वाला ही है। जगह का नाम मतलब यहाँ पे ओरछा ही है। और लोकेशन जो है वो निवाड़ी जिले में पड़ेगी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ फसियानी की हवेली आप देख रहे हैं, ओरछा का है। जुझार सिंह का महल ये भी ओरछा का है। तोपची की हवेली, हाथी साव का महल, सुपारी साव का महल, भगवंत राव की हवेली, हरिराम व्यास का जो महल था या हवेली थी वो। इसके अलावा बलदेवगढ़ का किला, ठाकुर चमन सिंह की गद्दी। अब देखिए यहाँ तक बलदेवगढ़ का जो किला है, यहाँ तक जो लोकेशन है वो ओरछा में है, यानी निवाड़ी जिले में ये सब पड़ रहे थे, ढेर सारे। इसके बाद यहाँ से देखिएगा ठाकुर चमन सिंह की गद्दी, ये मंदसौर की है। हिंगलाज दुर्ग जो है ये मंदसौर का है, इसे आप देख रहे हैं। उसी क्रम में आगे चलते हैं तो चंद्रावत की जो गढ़ी है ये मंदसौर की है। मंदसौर का किला ये मंदसौर में ही है। क्राउन महल को अगर आप देखें तो रतलाम में है। सैलाना महल रतलाम में है। ताराबाई का महल शाजापुर में है। शाजापुर का किला ये शाजापुर में ही है। जीरन की गढ़ी जो है ये नीमच में है। सिंगोली का किला जो है यहाँ आप देख रहे हैं वो नीमच में है। रतनगढ़ का किला नीमच में है। शीश महल नीमच में है। ये सब चल रहा है, एक क्रम से चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आदमगढ़ का किला जो है ये भी नीमच में है। तो ये जिलों के नाम आप देख रहे हैं, उनके साथ साथ किलों की लोकेशन देख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ देख लीजिए कुछ और बातें। तो महीदपुर का किला ये उज्जैन में है। आमदगढ़ का किला ये नीमच में है। जहाज महल को अगर आप देखें तो ये मांडू कहाँ पे, धार जो लोकेशन है इसकी, उसे आप देख रहे हैं। गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनवाया गया था। उसके बाद वीर सिंह का महल ये सन 1600 ईस्वी का है। दतिया इसकी लोकेशन है। राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा इन्हें बनवाया गया था। गौरव महल जो है ये 1820 का है। भोपाल इसकी लोकेशन है। कुंदसिया के द्वारा इसको बनवाया गया था। अटेर का किला ये चंबल तट पे पड़ता है। भिंड जिला इसकी लोकेशन है। राजा बदन सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। यहाँ तक हमने जो पर्यटन स्थल थे या प्रमुख दार्शनिक स्थल थे, मतलब दर्शनीय स्थल थे, उन्हें कंप्लीट किया है। इससे पहले हमने इतिहास पे पूरा विस्तार से प्रकाश डाला है। और उससे भी पहले हमने मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन देखा है। अब हम आगे जो देखेंगे वो है राज्य का भूगोल। मध्य प्रदेश राज्य का पूरा भूगोल हम देखेंगे और वो शुरू होता है यहाँ से। और इस पर चर्चा होगी अगले वीडियो लेक्चर में। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।